हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हाजिर हुए हैं हम एक मजेदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में संपूर्ण किताब से 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन केवल 2 नंबर ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपके भैया 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे भी हैं इसमें जो आपके एग्जाम में 3 नंबर में पूछे जाते हैं। वो भी 100 में 100% गारंटी लेते हैं इस बात की भैया कि यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा लाजवाब रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आपको परिभाषा लिखना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक व विमा। कभी कभार केसेस में बच्चों ये क्वेश्चन 3 नंबर को देखने को मिला है, क्योंकि 1 नंबर परिभाषा का, 1 नंबर मात्रक का और 1 नंबर विमा का, लेकिन ज्यादातर ये 2 नंबर में आएगा। अगर केवल परिभाषा पूछ लेगा भैया तो 1 नंबर में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, समझना है। देखिए होगा क्या भैया, मान लेते हैं ये एक समान वैद्युत क्षेत्र कोई ई है। क्या है? ई है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ये कोई है, ठीक है। हमने क्या है, कोई ये वैद्युत क्षेत्र है। इसमें क्या है भैया, हमने कोई एक धन परीक्षण आवेश रख दिया है। अब इस पर जितना बल कार्य करेगा भैया, वो लगने वाले जो बल की तीव्रता होगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश जो रख दें और उस पर लगने वाला जो बल होता है उस बल की तीव्रता को ही क्या कहते हैं, आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को ही क्या कहते हैं भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको ई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाते हैं भैया? ई से दर्शाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डायरेक्टली फार्मूला लिखते हैं, ई बराबर होता है भैया एफ अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट ये धन परीक्षण आवेश को दर्शाता है। क्यू नॉट क्या बताता है भैया? धन परीक्षण आवेश। अगर हम देखें तो यहां पर एफ क्या है और क्यू नॉट क्या है, क्योंकि सैंबल भी आपको बताना पड़ेगा भैया। तो एफ क्या है बच्चों, ये बल है। क्यू नॉट क्या है, तो धन परीक्षण आवेश को दर्शाता है। ये धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश होगी। अब उसके बाद भाई बात आती है कि इसका मात्रक क्या होगा बबुआ। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक कैसे निकालेंगे? अगर देखें भैया बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। बल का मात्रक भैया न्यूटन हो जाता है और प्रति यहां पर आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलाम क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब डाइमेंशनल फार्मूला भी पूछ लेता है बच्चों, बहुविकल्पी में भी या वैसे भी पूछ लेता है। इसका विमा क्या होगा, विमी सूत्र। देखिए भैया बल का जो विमा होता है वो होता है एम एल टी के घात -2, ठीक है, एम एल टी के घात -2। और नीचे क्यू का होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, तो उस हिसाब से ए टी हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी के घात क्या चीज भैया, टी के घात ये ऊपर से आएगा तो -3 और ए की घात -1 अर्थात ए इनवर्स। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो ये रहा भैया क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, और इधर रहा मात्रक और नीचे डायमेंशनल फार्मूला बोले तो विमीय सूत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है भैया? अगला टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखना है। ये टॉपिक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। अगर हम बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भैया जितना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। मतलब ये समझना कि अगर 10% संभावना है इस टॉपिक की, तो 90% इस टॉपिक की संभावना होती है। तो भैया वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? नाम ही है भैया द्विध्रुव, जिसके 2 ध्रुव हैं।
अब दो ध्रुव है तो भैया वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, चलिए समझते हैं। तो दो विपरीत प्रकार के आवेशों को, भाई मान लेते हैं कि एक क्या है माइनस क्यू आवेश है और एक क्या है भैया प्लस क्यू आवेश है। तो दो विपरीत आवेशों को, ठीक है भैया, विपरीत प्रकार के आवेश है, परिमाण समान है, तो दो विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से, मान लेते हैं भैया इनको हमने किसी दूरी पर रख दिया है, ठीक है, जिसकी लंबाई अपन क्या ले लेते हैं 2l, क्योंकि अगर मध्य बिंदु पर कोई बिंदु O मान लेंगे तो आधा l इधर, तो 2l टोटल। तो दो विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम या न्यूनतम दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है या जो संरचना बनती है उसी को कहते हैं द्विध्रुव। आई बात समझ में? तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। तो भैया परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि दो विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है भैया उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो अल्पतम दूरी पर रखने से जो ये निकाय बन रहा, जो संरचना बन रही है, इसी को कहते हैं भैया वैद्युत द्विध्रुव। अगला है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, और यही ज्यादा पूछता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है भैया, रटने की जरूरत नहीं बच्चों, अब इसी फिगर में समझिएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, बोले तो कोई एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों 2l है। तो भैया 2l के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसको P से दर्शाया जाता है। तो भैया P बराबर क्या हो गया, Q गुणे 2l, P बराबर क्या हो जाता है, Q गुणे 2l हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहां से अगर हम मात्रक भी निकालना चाहें क्या निकलेगा, परिभाषा तो समझ में आ गया ना भैया, परिभाषा रटना नहीं बच्चों, कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसको P से दर्शाया जाता है। अब मात्रक क्या होगा भैया, आवेश है क्यों को भैया आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, और ये 2l हो चाहे 3l हो चाहे 4l, नहीं मतलब का है तो l यानी लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो भैया इसका मात्रक जो निकल कर आएगा वो आएगा कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा भैया, कूलाम मीटर, जिसको सिंबल रूप में कैपिटल में C लिखते हैं और M स्मॉल में। सेंटीमीटर मत समझ लेना, क्योंकि भैया सेंटीमीटर रहेगा cm, और उसके बाद m और ये C बड़े में रहेगा तो मिली कूलाम, अगर बड़े में C है m है तो कूलाम मीटर। ठीक भाई, थोड़ा बहुत इधर उधर करो तो पूरा मैटर ही बदल जाता है। तो ये तो मात्रक हो गया बच्चों। अब हम डायमेंशनल फार्मूला बोले तो इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। अब विमा कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए जो कुछ प्रमुख राशियां हैं उनके विमा को भी याद करना बेहद जरूरी है। और याद क्या भैया, फार्मूला अगर आपको याद है तो विमा वैसे भी निकाल सकते हैं। तो भैया क्यों है, क्यों बराबर I इंटू टी होता है बच्चों, क्यों बराबर I इंटू टी, आई धारा है इसका A होता है, टी का टी, तो का I भाई क्यों का AT हो गया, पहले वाले भी टॉपिक में बताया भी। तो भैया क्यों का हो जाएगा AT। अब उसके बाद क्या है, दूसरा है L लंबाई, तो भैया इसका L ही रहेगा, L ही रहेगा। तो ये मिलकर क्या बन जाएगा भैया LTA। याद रखना, अगर नहीं समझ में आता ऐसे लता याद रख लेना, LTA लता। ठीक है, तो ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कि भैया परिभाषा, फार्मूला, मात्रक और विमा। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट करते चलिए, अगर करना हो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर भी हम टाइम दे रहे हैं। ठीक, चलिए बच्चों अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कूलाम के नियम की सहायता से वैद्युतशीलता का मात्रक व विमीय सूत्र निकालना है। या बोलेगा बच्चों दो आवेशों के गुणनफल या दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की सहायता से ऐसे करेगा। भैया क्वेश्चन घुमाएगा, इसी में बहुत सारे बच्चे फिर एकदम से गुम हो जाते हैं, बोलते हैं सर जी जो आपने बताया आया ही नहीं, है ना, वो शुरू हो जाते हैं।
तो भैया क्वेश्चन के मतलब को समझना है। हमने बोला ना कि मौलिक आंसर नहीं है, और वैसे भी फिजिक्स को हल्के में मत आंकना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है बच्चों। लेकिन अगर सोचते हो कि भाई 5 दिन पढ़ करके 90% ला देंगे, तो भाई सब कोई पागल नहीं है जो साल भर से मेहनत कर रहा है। लेकिन इतना ज़रूर करेंगे कि अगर आप ईमानदारी से भैया 10-15 दिन भी ढंग से पढ़े हो तो पास हो जाओगे। तो ये कह रहा है कि कूलाम के नियम की सहायता से, कूलाम का नियम क्या कहता है बच्चों? तो भैया कूलाम का नियम होता है आप क्या चीज, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि कूलाम का नियम यही कहता है कि भैया क्या होता है कूलाम के नियम में कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी के सहायता से हमको वैद्युतशीलता बोले तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है और विमीय सूत्र निकालना है। ठीक है, चलिए भैया, तो यहां पे अगर हम देखें तो अगर हम ले जाएं भैया क्या चीज, ये चीज ऊपर ले जाएं, ध्यान से समझना, ये चीज अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जाएं तो भैया क्या चीज हो जाएगा, ये 1/, ये नीचे आ जाएगा 4 पाई हो जाएगा इंटू एफ, और इंटू का ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब अगर देखें भैया तो यूं कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब देखिए जब भी कोई मात्रक वगैरह निकालना हो या विमा, तो भैया ये जो कांस्टेंट होते हैं पाई वगैरह, इनसे कोई मतलब होता नहीं है। तो यहां पर केवल बचा 1/f बच गया भैया। ठीक है, और यहां पर बच गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे। अब यहां से भी मात्रक हम इसलिए निकाल लेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, तो मात्रक हो जाएगा, देखिए ऊपर क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक भैया क्या होता है, कूलाम। 2 बार है तो 2 बार हमने कूलाम लिख दिया। ठीक है, ये बटे में, नीचे क्या है, बल F है, बल का मात्रक क्या होता है भैया, न्यूटन होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। इनटू का ये R क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या है भैया, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, मीटर स्क्वायर। तो अब अगर हम देखें तो ये क्या मात्रक निकल कर आएगा, ये मात्रक हो जाएगा भैया कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर भैया इसी को हम ऐसे लिखते हैं ना, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या चीज, मात्रक। भाई ये वैद्युतशीलता का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमने निकाल लिया। अब इसके बाद भैया इसका विमीय सूत्र निकालेंगे, अर्थात विमा निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे बच्चों, विमा। अब विमा कैसे निकलेगा भैया, अगर यहां पर देखें इस फार्मूले में, अगर जरा गौर फरमाइए भैया, अगर इसमें देखो तो कूलाम है यानी क्यू है, क्यू का AT होता है, तो इसका विमा क्या हो गया, AT हो गया। इधर वाले का भी विमा AT हो गया भैया, AT हो गया। और यहां पर एकदम हम तोड़ कर निकालना बता रहे हैं आपको, टेंशन नहीं लेना। बल का होता है भैया MLT के घात -2, अभी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में भी बताया है। और ये मीटर स्क्वायर है तो भैया इसका L स्क्वायर ही हो जाएगा। अब यहां से भैया अगर हम देखें तो ऊपर देखिए, एक थोड़ा और इधर लिख लेते हैं, ऊपर हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक है, ऊपर तो यही हो जाएगा भैया, A स्क्वायर T स्क्वायर हो गया। नीचे क्या है भैया, तो नीचे है M, ये L3 है। ठीक है, ये देखिए 2 है यहाँ, एक L3, और उसके बाद T के घात कितना है भैया, -2 है। अब अगर हम सब ऊपर ले जाएं तो ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा M इनवर्स 1। ठीक है, ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद L पे देखें, L पे देखें तो L इनवर्स 3। फिर उसके बाद T पे जाएं तो भैया T -2 है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो ये 2 2 4 हो गया। और उसके बाद A आपका 2 रहेगा ही, तो M इनवर्स 1, L इनवर्स 3, T4, A
टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया किसका, तो ये एप्सिलॉन नॉट का विमा। ये क्या निकल कर आया भैया, विमा निकल कर आ गया। आई बात समझ में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भैया। मात्रक हमने कहां देख रखा, तो मात्रक ये रहा बच्चों, ठीक है, ये रहा। और ये क्या हो जाएगा भैया, डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काम की चीज है। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम, अभी देखिए भैया कूलाम के नियम के आधार पर ही देखा, बट कूलाम का नियम अगर पूछ ले तब, ठीक है। वैसे इसको लाना नहीं चाहते थे, इस क्वेश्चन को नहीं रखना चाहते थे, लेकिन भाई क्या है, बहुत अगर देखा जाए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कब किस में पूछ लिया जाए कोई नहीं जानता। देखिए कूलाम का नियम कहता क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। कूलाम के नियम के लिए जैसे मान लेते हैं कि दो बिंदु हैं, एक है भैया यहां पर आवेश रख देते हैं दोनों जगह पर, यहां पर हमने रख दिया Q1 और यहां पर Q2, और मान लेते हैं कि भैया इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो R है। ठीक है, इनके R दूरी पर ये दोनों आवेश रखे गए हैं। अब इनके बीच जो बल लगेगा वही वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण, भाई समान आवेश के बीच में और विपरीत प्रकार के आवेश के बीच में। ठीक है, ये चीज जान रहे हैं ना कि भाई अगर विपरीत प्रकार के आवेश है तो आकर्षित करेंगे, समान आवेश है प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहां पर भैया अब कूलाम का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना। कूलाम का नियम बोलता है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, मतलब जो लगने वाले, भाई इनके बीच जो भी बल लगेगा, ठीक, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा भैया वो क्या होता है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की जो दूरी होती है भैया उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम कहता है। तो चलिए देखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे कि कूलाम के नियम से, तो पहला होता है कि जो F होता है इनके बीच की, भाई इन जो आवेश है इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो आवेशों के गुणनफल करेंगे भैया Q1 Q2, तो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कह रहा है जो बल लगेगा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो भैया क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल ये कितना हो जाएगा 1/r², यानी व्युत्क्रमानुपाती। अब भैया समीकरण 1 और 2 को मिला देते हैं, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को अगर मिला देंगे भैया क्या हो जाएगा बच्चों, तो मिलाने पर क्या होगा, तो भैया आपका एक फार्मूला बनेगा F प्रोपोर्शनल ये Q1 Q2/r²। ठीक है, Q1 Q2/r², ये हो जाएगा। जब यहां पर भैया हम इसको हटाते हैं कांस्टेंट लग जाता है Q1 Q2/r², और जहां पर अगर हम ध्यान दें तो जहां ये जो K होता है ये 1/4πε0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर भैया पूरा वैल्यू पुट कर देंगे, तो F बराबर 1/4πε0, ये हो जाएगा आप Q1 Q2/r²। ठीक है, और यही क्या हो जाता है, यही हो जाता है भैया कूलाम का नियम, यही कूलाम का नियम हो जाता है। अगर इसमें अगर हम ध्यान दें तो यहां 1/4πε0 इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹। ठीक है, कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, ये 1/4πε0 का मान होता है। और वैसे भी जितने भी आपके कांस्टेंट वैल्यू होंगे इस टाइप के, भाई 1/4πε0 या μ0/4π का मान, या μ0 अकेले का मान, या ε0 का मान, ठीक, तो ये जितने भी वैल्यू होते हैं, प्रकाश की चाल क्या है, हाइगेंस, अगर हम बात कर ले भैया प्लांक नियतांक क्या होता है, तो इस तरह के जितने भी नियतांक होते हैं वो आपके फिजिक्स के पेपर में सबसे लास्ट वाले पेज में रहेगा।
जैसे जहां जरूरत होती है न्यूमेरिकल वगैरह के लिए तो आप उसको देख करके लिख दें। तो अगर वैल्यू याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, वहां वो दिया रहता है सबसे लास्ट वाले पेज पे पेपर के, ठीक। चलिए, तो ये तो रहा भैया कूलाम का नियम। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया? नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स क्या है। ये टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भैया वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। एकदम सिंपल परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं भैया? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं क्या है, ये एक चादर है, इससे गुजरने वाली मान लेते हैं भैया कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इस तरह से इसे गुजर रही, ऐसे ये क्या है, आर पार गुजर रही हैं, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं इस फिगर को, देखिए ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन कर रही हैं भैया। इसका जो क्षेत्रफल है मान लेते हैं ए है। तो अगर यहां पर देखें इस फिगर को हम थोड़ा इस तरह से, मतलब इसको हम फिर से बना देते हैं एक छोटा सा ही फिगर, जैसे भैया हमने बताया ना कि ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, इस तरह से। देखिए अब यहां पे अगर हम भाई देखें तो मान लेते हैं कि इस छोटे से भाग, ठीक, छोटा सा भाग है और ये भाई ई के साथ, और ये क्या है मान लेते हैं ए क्षेत्रफल को, और इसके साथ ये मान लेते हैं भैया थीटा कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से भैया यहां पर तो हो जाएगा फार्मूला पाई ई बराबर ई इंटू ए, ठीक है, ई इंटू ए हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे थीटा कोण बनाते हुए गुजर रहा है तो भैया फाई ई बराबर हो जाता है ई ए कॉस थीटा, और इस पे भी न्यूमेरिकल भी कभी कभार बन जाते हैं, ठीक है। तो ई ए बराबर मतलब ई ए कॉस थीटा हो जाता है फाई ई बराबर। भाई मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है बच्चों, क्योंकि मात्रक इसका बहुत ज्यादा बहुविकल्पी में पूछता है। तो मात्रक भैया इसका होता है एक तो वोल्ट मीटर, क्या होता है भैया? वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। दूसरा मात्रक क्या होता है आप लोग कमेंट करिएगा। एक मात्रक तो हमने बता दिया वोल्ट मीटर, ठीक, और वोल्ट मीटर ही ज्यादा पूछता है, याद रखना, ठीक। तो इसका मात्रक वोल्ट मीटर बता दिया, आप लोग दूसरा मात्रक बताइएगा कि क्या होता है, ठीक, वैद्युत फ्लक्स का। तो सिंपल सा भाई क्या है, सिंपल सी एक परिभाषा है, कुछ रटना नहीं बच्चों, साफ साफ दिख रहा है। फिगर बनाएंगे तब भी काम चल जाएगा, नहीं भी बनाएंगे तब भी, क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में बहुत डीपली नहीं घुसना। चलिए हो गया ना भैया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत विभव की परिभाषा मात्रक व विमा लिखना है। अब देखिए वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव अपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, वैद्युत विभव के बारे में हाई स्कूल में भी पढ़ा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही विभव की माप होती। मान लेते हैं भैया यहां पर वैद्युत क्षेत्र है और यूं ऐसे चल के यहां पर भाई इनफाइनाइट है, अनंत है, और यहां पर कोई धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा गया है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, वही तो कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, मान लेते हैं यहां पर वो बिंदु है, तो इस तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वो विभव कहलाएगा, है ना। एकदम सिंपल सी परिभाषा है भैया। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं, इसको V से दर्शाते हैं। तो भैया V बराबर क्या हो जाएगा? तो V बराबर हो जाएगा W/Q0, ठीक।
तो यही तो कह रहा ना कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। मात्रक क्या होगा बच्चों? मात्रक क्या होगा भैया? तो इसका मात्रक क्या होगा भाई? कार्य का मात्रक जूल, कार्य है तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, या फिर भैया इसी को कहते हैं वोल्ट। इसी को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें भैया इसका विमा क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला। अब विमा के लिए भैया कार्य, कार्य का विमा ऊपर रखेंगे तो कार्य का विमा होता है ml² T⁻²। और उसके बाद नीचे क्यों है? क्यों का तो AT होता है। क्या होता है भैया? AT होता है। तो ये हो जाएगा क्या चीज? ml² T⁻³ और उसके बाद क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो भैया माइनस हो जाएगा, T⁻⁻1 तो -3 हो गया, और A इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा भैया क्या चीज? विमा। अगर जैसे विभवांतर पूछ लेता, क्योंकि पूछता है भैया, जैसे किसी में मान लेते हैं विभव ना पूछा, विभवांतर पूछ लिया, विभवांतर, तो भैया विभवांतर क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। या वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वो होता है विभवांतर। ठीक है, विभवांतर भी लिखेंगे, परिभाषा लिख दे रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। तो क्या कहलाता है भैया? विभवांतर कहलाता है। तो ये फार्मूला हो जाएगा विभवांतर के लिए। तो जैसे यहां पर V, हम यहां पे V लिख देते हैं विभवांतर का VA, तो यहां इसका मतलब VB माइनस VA हो। ठीक, जैसे B से A तक लाया जा रहा है तो भैया ये किया गया कार्य जो होता है विभवांतर। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ठीक, या डेल्टा V भी लिख सकते हैं कि विभव, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। एक छोटी सी भी परिभाषा है, आप सरल तरीके से लिख सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेखीय आवेश घनत्व तथा आवेश के पृष्ठ घनत्व की परिभाषा दीजिए। ये भी बड़ा ही लाजवाब सा टॉपिक है। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? देखिए क्या होता है, बहुत कुछ मतलब इसमें रटना नहीं भैया, रटना नहीं बच्चों। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं। जैसे भैया कोई तार है, किसी तार की भाई प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश वितरित हो जाएगा, ठीक, जितना आवेश इस पे संग्रहित होगा भैया वही कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। इसको अगर हम बात करें तो लेमडा से दर्शाते हैं। तो लेमडा बराबर होता है भैया Q/L। क्या होता है बच्चों? लेमडा बराबर Q/L हो जाता है। अब यहां से अगर हम मात्रक निकालें, इसका मात्रक निकालें तो भैया क्या हो जाएगा? तो आवेश का मात्रक कूलाम प्रति, लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगला है कि आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है। देखिए रेखीय आवेश घनत्व में तार की लंबाई चलती है, आवेश पृष्ठ घनत्व में भाई क्या एक चादर चलता है, एक परिच्छेद क्षेत्रफल चलता है। तो ये हो जाएगा किसी चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को भैया आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और इसको सिग्मा से दर्शाया जाता है भैया, तो हो जाएगा क्या चीज? सिग्मा बराबर Q/A। तो यही तो कह रहा ना कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश वितरित होगा भैया वो हो जाएगा क्या चीज? आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसको सिग्मा से दर्शाते हैं।
इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? मात्रक की बात कर लें भैया, आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर ये इसका मात्रक हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये दोनों टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है? यानी अनुगमन वेग किसे कहते हैं ये कह रहा है। चलिए देखते हैं। वैसे तो टॉपिक थोड़ा ये भैया, अगर वैसे परिभाषा देखेंगे बहुत सारे बुक वगैरह में बहुत लंबा खींचा है, लेकिन हम एकदम सरल वाली परिभाषा लाए हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चालक है, ये कोई चालक है, ठीक है, और इसका भाई इसके सिरे को बाह्य बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, और इसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र इस लग रहा है। अब यहां पर अगर देखें तो देखिए परिभाषा समझिएगा भैया, परिभाषा क्या है? अनुगमन वेग या अपवाह वेग इसी को कहते हैं। ये क्या होता है? वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब इसके अंदर भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे हैं, चालक के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसे ही बाहर से उनको क्या है, आवेश, मतलब बाहर से भैया जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, तुरंत ही हलचल इनमें शुरू हो जाता है। तो वही कह रहा है कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो ई है के प्रभाव से, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के भैया प्रभाव में ये धन सिरे की ओर गति करें। किसकी तरफ भैया? तो ये धन की, जैसे ये आकर के इस तरफ से आ रहे हैं धन सिरे की तरफ, तो यहां पे अनुगमन वेग जैसे v सफिक्स d है। ठीक है भैया, क्या है ये? v सफिक्स d है। तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर गति करते हैं, तो इस वेग को ही कहा जाता है अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। अब इसका धारा के साथ संबंध पूछता है भैया, तो धारा के साथ इसका संबंध पूछता है तो फार्मूला हो जाता है I बराबर NEA V सफिक्स D। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया इसका संबंध। लॉन्ग में तो ये डेरिवेशन में पूछता है, बट यहां पर ध्यान देना बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। और सब चीज का अगर मतलब निकाले भैया तो यहां पर I क्या है, N क्या है, E क्या है, A क्या है, और उसके बाद V सफिक्स D है। तो सब चीजों का अर्थ भी लिखना बेहद जरूरी है। I क्या है भैया? धारा को बताएगा। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद E क्या है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। ठीक, जितना आवेश होता है ना 1.6 × 10⁻⁻19 वो। ए क्या है भैया? तो ये क्षेत्रफल है। V सफिक्स D अनुगमन वेग या अपवाह वेग इसी को बोलेगा। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक, तो अनुगमन वेग बड़ा ही लाजवाब सा और प्यारा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है कि भैया धारा घनत्व किसे कहते हैं और धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए भैया, यानी संबंध बताना है। अब धारा घनत्व क्या होता है चलिए देखते हैं। धारा घनत्व की बात कर ले तो चालक के एकांक क्षेत्रफल से, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे J से दर्शाते हैं। तो भैया J बराबर फार्मूला होता है, क्या कह रहा है कि चालक के एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल हो गया से प्रवाहित धारा I हो गया। ठीक, या फिर आप एक लाइन में ऐसे लिख सकते थे भैया, धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। अब इसका कह रहा है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। तो अब हम संबंध लिखेंगे भैया। अगर देखें इस फार्मूले में तो भैया J बराबर क्या है? I/A। तो I के स्थान पर तो हमने ये निकाला है,
एन आई के स्थान पे क्या निकाला है भैया, एन ई ए बी सफिक्स डी, और नीचे क्या है, तो नीचे आपका ए है, तो भैया ए से ए कैंसिल हो गया, तो आ गया जे बराबर क्या आया भैया, एन ई वी सफिक्स डी, एन ई वी सफिक्स डी, ये हो जाएगा अनुगमन धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। जे धारा घनत्व है वी सफिक्स डी या वी डी कह लें, वो क्या है, अनुगमन वेग है। हो गया भैया, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया ना, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भैया, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखना है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझना भैया, किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, बोलते हैं भैया विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए भैया क्या कह रहा है, बड़ा ही लाजवाब सा ये टॉपिक है। चलिए फार्मूला इसका निकालते हैं। देखिए भैया रो बराबर, रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, रो बराबर अगर हम बात कर लें भैया, तो रो बराबर कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई अपान कह रहा है भैया धारा घनत्व मतलब जे का जो अनुपात है वही कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। चूंकि अब देखिए यहां से भैया हम कुछ निकाल नहीं सकते, इसका परिमात्रक वगैरह कुछ भी नहीं निकाल सकते, बीमा वगैरह, बट एक चीज हमको मालूम है, चूंकि E बराबर होता है V अपान L, ठीक है, ये होता है, और J बराबर होता है भैया I अपान A, अभी आपने वो भी देखा है। अब यही वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा भैया रो बराबर क्या हो जाएगा, तो रो बराबर हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू रख देंगे V अपान L इसके स्थान पे, अपान हो जाएगा I अपान A, या फिर रो बराबर हम कह सकते हैं तो ये हो जाएगा V अपान L हो जाएगा गुणे ये A अपान I, वही उल्टा हो जाएगा, है ना। या फिर लिख सकते हैं भैया रो बराबर V अपान I एक स्थान पे रख लें एक साथ में, फिर यहां A अपान L बचा है। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, V अपान I बराबर होता किसके है, देखिए भैया ओम का नियम आपने पढ़ा है ना, तो V अपान I बराबर किसके, R के होता है, तो ये हो जाएगा रो बराबर R हो जाएगा, ये भैया A है और नीचे क्या बचा, L बचा, ठीक है। तो सही से लिखेंगे कि रो बराबर RA अपान L, यही क्या हो जाएगा भैया फार्मूला हो जाएगा मेन वाला, मेन फार्मूला ये हो जाएगा जिसपे न्यूमेरिकल आता है, जहां से आप विमा निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। अगर मात्रक निकालें भैया तो मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, मात्रक की बात कर लें तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्या हो जाएगा ओम। अब भाई क्षेत्रफल का तो मीटर स्क्वायर और नीचे लंबाई का मात्रक मीटर, एक मीटर से एक मीटर कट गया तो आया क्या भैया ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना भैया ओम मीटर, ठीक, ये हो जाएगा मात्रक। अब यहां से आप विमा भी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। अगर देखिए यहीं पर विशिष्ट चालकता पूछता तो भाई विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, कप्पा बराबर 1 अपान रो, यानी इसी का उल्टा कर देंगे भैया तो L अपान RA हो जाएगा ये विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता का पूछ लेता तो भैया विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं, मतलब कप्पा जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना भैया। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि निर्वात की मतलब चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध स्थापित करना है। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही लाजवाब सा क्वेश्चन है भैया। अब देखिए हमको निकालना है भैया म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध।
अगर हम म्यू नॉट, भाई एक फार्मूला है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसका मान कितना होता है? तो भैया 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये हो जाता है। या फिर अगर भैया हम लिखेंगे म्यू नॉट अकेले का तो कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको ये भी भाई ये तो हो गया। और एक चीज बच्चों, भाई आपको पता है कि 1/4 पाई एप्साइलन का एप्साइलन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बट अगर म्यू नॉट अकेले का मान पूछ लें तो भैया ये चीज यहां जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू ये हो जाएगा 9 इंटू ये 10 की पावर 9। अब ये कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये इतना हो गया भैया। अब उसके बाद अब हमको निकालना क्या है? संबंध दोनों के बीच का निकालना है। अब हमको निकालना है म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट का मान। अगर हम देखें भैया तो इनका मान अगर निकालना हो तो वैल्यू पुट कर दीजिए भैया। म्यू नॉट का मान कितना है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। उसके बाद एप्साइलन नॉट का मान है 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। तो भैया 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बच्चों? तो ये हो गया म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट बराबर, अगर देखें भैया तो ये चीज नीचे लाइए तो ये 1/, कितना बच गया? तो ये 9 × 10⁻, यहां 9 है, ये -7 है, नीचे आएगा +7 हो जाएगा, 9 7 16 हो गया, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट बराबर 1/, इसको लिख सकते हैं भैया 3 × 10⁸, इतने का वर्ग लिख सकते हैं, है ना भैया। 3 का वर्ग 9 और 10⁸ का वर्ग करेंगे तो भैया 16 आएगा। या फिर बच्चों म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट बराबर 1/, ये पूरा सी प्रकाश की चाल होती है, इतने के बराबर हमने ये रख दिया। तो भैया आपका एक संबंध हम लिख सकते हैं कि ये चीज आ गया, यही संबंध है। या फिर भैया इसको इस तरीके से ना लिख करके भाई पूछ लेता है सी यहां भेज दीजिए, तो सी बराबर हो जाएगा 1/, ये इधर आ जाएगा तो करड़ी लग जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट, ठीक है। तो सी बराबर भी अगर निकालने को पूछे तो ये वाला आप रख देंगे, यही ठीक। सी यहां भेज करके भाई ये वर्ग हटाकर तो ये करणी में आ जाएगा। आई बात समझ में? है ना, सिंपल लाजवाब है। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, आगे चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किरचॉफ का धारा नियम या संधि का नियम लिखिए और यह किस सिद्धांत पर आधारित है, यह भी आपको बताना है। अभी किरचॉफ का जो धारा नियम होता है या संधि का नियम जिसको बोलते हैं, ठीक, होता क्या है? सिंपल सा है कि किरचॉफ का जो धारा नियम है, धारा नियम के अनुसार किसी पर मतलब वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये मतलब किरचॉफ का पहला नियम होता है। जैसे भैया मान लेते हैं कैसा कोई संधि, जैसे एक परिपथ है भैया, यहां संधि है, यहां से कई शाखाएं निकली हुई हैं, मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको जैसे यहां पर भैया I1 मान लेते हैं, ये I2 मान लेते हैं, ये I3 मान लेते हैं, ये I4 मान लेते हैं और ये I5 मान लेते हैं और ये संधि O है। तो भैया ये बोल रहा है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं बोले I का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। यही ये नियम बोलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम टोटल देखें तो भैया जितनी धारा अंदर की तरफ आ रही हैं वो सब प्लस में हो, तो भैया 2 धारा अंदर की तरफ, बाकी सब यहां से बाहर की तरफ गुजर रही हैं, तो ये हो जाएगा भैया I1 प्लस I2, ये माइनस का I3 माइनस का I4 माइनस का I5 बराबर 0। या फिर अगर इसको हम लिखेंगे तो जैसे I1 प्लस I2 बराबर, ये उधर सब जाएगा तो I3
प्लस I4 प्लस I5। अब यहां से एक बात हमको पता चल रही है कि भैया किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का जो योग होता है वो उस संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। मतलब जो I इनपुट होता है, ध्यान देना, जो I इनपुट होता है बराबर वो I आउटपुट के बराबर होता है। इसका मतलब है भैया कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी किसी भी संधि पर जितनी धारा आएगी उसका मान यानी उसका योग, और उस संधि से जितनी धारा बाहर की तरफ जा रही है उसका योग बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक चीज और पूछा था भैया, पूछा था कि यह सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है भैया, तो ये रहा संधि का नियम। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं भैया, अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण तथा कब प्रतिकर्षण होगा और क्यों। यह क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा है। 2024 की बात करें, 2 पेपर सेट में पूछे गए थे। ठीक है, 2 सेट में आया था भैया ये क्वेश्चन। देखिए क्या होता है, कह रहा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, यहां बाल लिखा है बल होगा भैया, बल कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण होगा और क्यों होगा। तो सबसे पहले भैया हम फार्मूला ही लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, भैया लगने वाला जो बल होता है ना बच्चों, वो फार्मूला होता है भैया F/L, यानी प्रति एकांक लंबाई पर जो बल लगेगा वो होता है μ0/2π, ये I1 I2 अपान क्या होता है भैया R हो जाता है। यही क्या हो जाता है भैया बल हो जाएगा। ठीक है, μ0/2π I1 I2 अपान R, ये हो जाता है फार्मूला। अब यहां से ध्यान देना, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन को समझते हैं। पहली कह रहा है कि आकर्षण कब होगा, तो भैया जब चालकों में समान दिशा में धारा बहेगी तो आकर्षण बल होगा। क्या होगा भैया, आकर्षण बल होगा। ठीक है, पहली कंडीशन। अब दूसरा क्या बोल रहा है भैया, प्रतिकर्षण कब होगा, तो जब विपरीत धारा, अगर जैसे एक ही दिशा में भैया धारा ये बह रही है, ये मान लेते हैं I2 है, ये I1, तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल भैया, आकर्षण बल लगेगा। अगर बच्चों एक धारा जैसे ऊपर की तरफ I1 और ये वाला I2 नीचे की तरफ, तो इनमें क्या है, बाहर की तरफ बल लगेगा, बोले तो प्रतिकर्षण होगा। तो लिखेंगे कि जब धाराएं विपरीत दिशा में बहेंगी तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है भैया, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये कंडीशंस याद रखना। चलिए जल्दी से इसको भी भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक की तो भैया हम 100% गारंटी ले सकते हैं कि पेपर में पूछेगा, चाहे तो स्वप्रेरण गुणांक यहां से आए या यहां से अन्योन प्रेरण गुणांक उठे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा। अब भाई 7 सेट बनते हैं तो सातों में तो नहीं, लेकिन 2 से 3 सेट में तो डेफिनेटली आएगा। इसीलिए बोलते हैं ना भैया, हर एक पेपर की बात करें अगर 7 सेट बनता है तो 1-2 सेट थोड़ा अलग होता है, डिफिकल्ट होता है।
बाकी 4 से 5 सेट एकदम सरल होते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए भैया, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा आपको देना है। अब स्वप्रेरण गुणांक कहते किसको हैं? तो किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न हो। ऐसे नहीं समझ में आया? चलिए हम बताते हैं। जो स्वप्रेरण गुणांक होता है भैया, उसमें जो फ्लक्स होता है वो क्या है, प्राथमिक कुंडली में धारा के वही अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी धारा का प्रवाह होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, धारा का प्रवाह रुक जाएगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से भैया अगर ये चीज हटाएं तो फाई बराबर हटाते हैं तो यहां कांस्टेंट एल आ जाता है, एल इंटू आई। ठीक, एल क्या है? तो यही तो स्वप्रेरण गुणांक है। अब इसका भैया हम कर देंगे अवकलन, लिखेंगे कि अवकलन करने पर अब अवकलन कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया डी फाई अपॉन डी टी, टी के सापेक्ष करेंगे, यहां से हो जाएगा डी बाई डी टी और यहां पे एल इंटू आई है। ठीक, थोड़ा समझिए इसको, पूरा डिटेल्स में निकाल के बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में तब भी पूरा आपको ऐसे ही लिखना है। 2 नंबर में आया तो परिभाषा के लिए लिख दो तब भी काम चलेगा, डायरेक्ट फार्मूला, बट हम पूरा निकाल के बता दे रहे हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। यहां से अगर देखें भैया तो ये डी फाई अपॉन डी टी रहने देते हैं, बराबर एल बाहर ले लेते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? डी आई अपॉन डी टी बच गया, है ना भैया, डी आई अपॉन डी टी हो गया। बट एक चीज हमको मालूम है, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है? डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, आप भाई चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम पढ़ा है ना भैया, कि ये क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो भैया इसके स्थान पे हम लिख देंगे बच्चों E बराबर ये क्या हो जाएगा? L हो जाएगा और डी आई अपॉन डी टी हो गया। या फिर इसको भाई सही से ये फार्मूला लिख देते हैं तो ये हो जाएगा भैया, हमको L बराबर चाहिए तो L बराबर जब लिखेंगे ये नीचे आ जाएगा, यानी E अपॉन डी आई अपॉन क्या चीज भैया? डी टी। ठीक है, डी आई अपॉन डी टी, और यही हो जाता है आपका क्या चीज? फार्मूला, स्वप्रेरण गुणांक के बराबर। क्या होता है भैया? स्वप्रेरण गुणांक के बराबर। आगे माइनस भी लिखा होता है कहीं कहीं, माइनस इस बात को दर्शाता है, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को बताता है। ठीक है, अब यहां से भैया फार्मूला अगर आप नोटिस करें बच्चों तो ये हमारा जो फार्मूला है ये मेन होता है, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। जैसे किसी में स्वप्रेरण गुणांक पूछ लेगा तो किसी में इस पर न्यूमेरिकल दे देगा, किसी में अन्योन प्रेरण गुणांक पूछेगा तो किसी में उस फार्मूले पर न्यूमेरिकल। अब ये फार्मूला कहां से आया कि भैया उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। मतलब बच्चों अगर यहीं पर हम डी आई अपॉन डी टी बराबर 1 मान लें तो ये जो भाई इसके स्थान पे 1 रख देंगे तो अब L बराबर E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइएगा। यही तो बोल रहा है ना कि भैया स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि भैया उस कुंडली में ही धारा परिवर्तन की दर एकांक यानी 1 होने पर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अब इसके बाद बच्चों जैसे मात्रक भाई पूछता है बहुत, मात्रक क्या हो जाता है? तो इसका मात्रक हो जाता है भैया, अगर हम मात्रक की बात कर लें तो ये हो जाता है बच्चों हेनरी। क्या चीज? हेनरी। अब उसके बाद भैया अगर विमा पूछ ले कि विमा क्या होता है तो विमा हो जाता है एम एल स्क्वायर टी घात -2 ए की घात -2। ठीक है, ये हो जाएगा भैया क्या चीज? विमा, अर्थात इसका विमीय सूत्र। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना? चलिए अब देखते हैं, ये तो स्वप्रेरण गुणांक है। अब हम देखते हैं भैया अन्योन प्रेरण गुणांक।
अब अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है, इसकी भी भाई अब की बार अन्योन प्रेरण है। अब अन्योन्य नाम में ही है अन्योन्य, अब की बार एक अन्य और कुंडली हो जाएगी, मतलब अन्य कुंडली। ठीक है, अब की बार दो कुंडलियां होंगी। तो भैया अन्योन प्रेरण क्या होता है, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक किसी द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के भाई क्या होता है, बराबर होता है, जो कि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी इसमें अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या हो जाता है कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मतलब यहां पर अब द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स होगा φ2 होगा, वो प्राथमिक कुंडली में धारा I1 के क्या हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा बोल रहा है तो I1 के अनुक्रमानुपाती। अब इसको हम लिखेंगे भैया φ2 बराबर जब करेंगे तो यहां पर कांस्टेंट एक m लग जाता है, m ही है अन्योन प्रेरण गुणांक, और यहां पर ये भैया I1 ही रहेगा। अब इसमें भी वही काम करते हैं बच्चों, अपन क्या कर देते हैं, अवकलन, अवकलन कर देते हैं भैया। तो अवकलन अगर करेंगे तो क्या बनेगा रसगुल्लों, ध्यान से समझिएगा भैया, हो जाएगा d∅2 अपान dt बराबर भैया यहां पे d/dt हो गया। ठीक है, d/dt हो गया, d/dt हुआ। उसके बाद भैया ये क्या है, m × I, ये 1 है। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं d∅2 अपान dt। ठीक, d∅2 अपान dt हो गया, m बाहर ले लेते हैं भैया, m बाहर हो गया तो क्या बचा, dI1 अपान dt बच गया। ठीक है ना भैया, ये इतना हो गया। ठीक, ये m बाहर ले लेते क्योंकि इसका अवकलन थोड़ी ना होगा। अब यहां से अब वही चीज फिर हमको करना है, चूंकि अब E बराबर d∅ अपान dt होता है भैया, तो यहां 2 है तो इसका मतलब E2 बराबर d∅2 अपान dt लिख देंगे हम। ठीक है, तो यही चीज हमको क्या कर देना है बच्चों, पुट कर देना है। तो भैया इसके स्थान पे हम लिख देंगे E2 बराबर यहां पर क्या है, m है और उसके बाद ये dI1 अपान dt है। ठीक है, dI1 अपान dt है, या फिर m बराबर हमको तो चाहिए m बराबर अन्योन प्रेरण गुणांक बराबर m बराबर क्या हो जाएगा भैया, E2 अपान ये क्या हो जाएगा, dI1 क्या हो जाएगा भैया, dI1 अपान dt। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, और यही क्या है आपका प्रमुख फार्मूला है। ठीक है, यही आपका मेन क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। क्योंकि यहां पर अगर देखें आप तो इसमें भी वही चीज कि अगर हम भैया dI1 अपान dt यही कह रहा है, प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा इसका मान 1 कर देंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, E2, अर्थात दो कुंडलियों के बीच में क्या होता है, अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, बस। ठीक है, अब इसका भी भैया हम मात्रक निकालना चाहेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक भैया इसमें भी वही है, हेनरी। ठीक है, अब नया मात्रक थोड़ी ना पैदा होगा, अन्योन प्रेरण गुणांक हो चाहे स्वाप्रेरण, दोनों का मात्रक और विमा सेम है। विमा क्या हो जाएगा, तो विमा भी वही हो जाएगा ml² t के घात -2 a की घात -2। ठीक है, ये हो जाएगा विमा। तो आई बात समझ में, स्वाप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक। चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना भैया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी या में लेंज का नियम क्या है। और लेंज का नियम बड़ा सिंपल सा नियम है, रटने की जरूरत नहीं भाई। लेंज का नियम क्या बोलता है, एक हमने आपको एक कहावत एक बात बताई थी, भैया जिस पतली में खाओ, जिस पत्तल में खाओ उसी में छेद कर दो। यानी जिसने आपको पनाह किया आप उसी को क्या करो, उसका विरोध करो। तो ये होता है भैया लेंज का नियम। तो लेंज के नियम में क्या होता है भैया कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न होती है। इसीलिए कहते हैं जिस पतली में खाओ उसी में छेद कर दो।
तो वो हो जाता है लेंज का नियम। ठीक है, तो भैया किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही क्या कहते हैं भैया? लेंज का नियम कहते हैं। तो काफी सिंपल सा और प्यारा सा टॉपिक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर क्या है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर क्या है और किस सिद्धांत पर काम करता है, यह आपको बताना है। अभी ट्रांसफार्मर की बात कर लें, होता क्या है? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है कह लें, या एक ऐसा साधन है, ठीक है, हम या ऐसा निकाय बोल सकते हैं कि जो क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने का काम करता है। यानी निम्न प्रत्यावर्ती को उच्च प्रत्यावर्ती में बदल सकता है और उच्च प्रत्यावर्ती को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल सकता है। ठीक भैया, तो ट्रांसफार्मर क्या है? यह एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। और ट्रांसफार्मर की बात कर ले भैया तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है? तो भैया 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। ठीक, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है भैया? ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और दूसरा क्या होता है भैया? अपऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है भैया? कि जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल जाए, मतलब जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, वो क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, और उसके बाद अपऊंचाई क्या है? जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, वो क्या? अपऊंचाई ट्रांसफार्मर हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अनुनादी आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, या फिर अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। एलसीआर सर्किट के लिए भैया अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। देखिए, अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं? तो भैया वह न्यूनतम आवृत्ति या फिर वह आवृत्ति जिसके लिए प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के क्या हो बच्चों? इक्वल हो, बराबर हो। ठीक है, यानी एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर होता है। तो ऐसी भाई आवृत्ति को कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। उसे क्या कहते हैं भैया? अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तो लिखेंगे कि अनुनादी आवृत्ति के लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है भैया। तो अनुनादी आवृत्ति के लिए, अनुनादी आवृत्ति के लिए अगर हम बात कर ले भैया, तो जो एक्सएल होता है बच्चों वो एक्ससी के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के मान लिख देना है बच्चों। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल और एक्ससी बराबर 1 अपान ओमेगा इंटू सी होता है। ठीक है, क्या होता है? 1 अपान ओमेगा इंटू सी होता है। अब यहां से देखिए भैया हम क्या करेंगे, एल नीचे ले लेते हैं, ओमेगा यहां, तो ये ओमेगा इंटू ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, है ना, और नीचे एल सी आ गया तो यहां पर एल सी हो गया। अब ओमेगा बराबर अगर हम देखें तो भैया वर्ग हटाना चाहें तो ये करणी में एल इंटू सी हो जाएगा। अब ओमेगा बराबर भी होता है 2 पाई एफ होता है। 2 पाई एफ बराबर 1 अपान रूट में भैया एल सी, क्या चीज? एल सी होगा। ठीक है, रूट में एल सी हो जाएगा और हमको चाहिए केवल एफ, आवृत्ति चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो एफ बराबर जब करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 पाई और रूट में भैया एल इंटू सी। ठीक है, रूट में क्या हो जाएगा? एल सी हो जाएगा। और यही अनुनादी आवृत्ति के लिए फार्मूला हो जाता है। यही क्या है भैया? अनुनादी आवृत्ति के लिए फार्मूला है। ठीक है, आई बात समझ में? ये भी काफी प्यारा सा लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है। ठीक है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के 2 आपको उपयोग लिखना है।
तो भैया अवतल दर्पण के उपयोग में बात कर लें, अवतल दर्पण का, भाई अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन भैया अवतल यानी दबे तल से हो। तो जैसे ये है अवतल दर्पण, इसके बाहरी भाग पर कलई की जाती है। उत्तल जिसमें परावर्तन उभरे तल से हो और अंदर वाले भाग पर क्या है? कलई की जाती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण समझ में आ गया ना? आपने हाई स्कूल में भी ये टॉपिक पढ़ा है, कोई नई चीज नहीं है। अवतल दर्पण का उपयोग कहां होता है? तो टार्च और सर्च लाइट में। दूसरा भैया अस्पताल में नाक, कान, गला, दांत आदि के आंतरिक भाग को देखने में। ठीक है, यानी अंदर की ये जो बीमारी होती है वहां तक प्रकाश को पहुंचाने के लिए, वहां तक रिफ्लेक्शन के लिए भैया क्या है? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहां होता है भैया? पहला स्ट्रीट लाइटों के लैंप में। जो स्ट्रीट लाइट होती है, ठीक है, जो मतलब रोड के किनारे लाइट होती है गली मोहल्ले कस्बों में, ठीक है, तो उसमें जो लैंप लगा होता है उसमें। ठीक, अगला है वाहनों में लगे साइड मिरर में। जो वाहन होते हैं, अब चाहे 2 पहिया वाहन हो चाहे भाई बड़े वाहन, ठीक है, 4 व्हीलर हो, तो उनके साइड का जो मिरर है जिससे देखते हैं वो उत्तल होता है। ठीक है, क्योंकि भैया उत्तल जो होता है वो दूर के प्रतिबिंब को बनाता है, यानी वो समेटने का काम करता है किरण को। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है? ये दूर का इमेज उसमें छोटा बनाता है लेकिन साफ दिखाई पड़ जाता है। ठीक, तो ये रहा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए जो अपवर्तनांक होता है 1 ये जो साइन सी है अर्थात सी के व्युत्क्रमानुपाती होता है सी के, 1/c के। ठीक है, चलिए देखते हैं। भैया आपने स्नेल का नियम पढ़ा है। क्या पढ़ा है बच्चों? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम यानी अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है वही क्या होता है? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता है भैया 2n1 बराबर क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर, ये होता है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण की कंडीशन तब अप्लाई होगी जब, देखिए भाई क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, यानी क्रांतिक कोण के लिए भैया आपतन कोण जो होगा वो C के बराबर होगा। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। यानी क्रांतिक कोण की सिचुएशन के लिए R का मान 90 डिग्री होना चाहिए, तभी जाकर के C I के बराबर होगा। यही तो कह रहा ना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, तो वही आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तो I बराबर C के होता है। तो भैया ये चीज हम क्या करेंगे? यहां पुट कर देंगे। ठीक है, इसके लिए भैया हम यहां पे जब पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए हो जाएगा भैया 2n1 बराबर यहां पे साइन आई के स्थान पे भैया साइन सी लिख देंगे और साइन आर के स्थान पे यहां पे साइन 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक है भैया, कितना रख देंगे? 90 अंश रख देंगे। तो यहां पे अब देखिएगा ये हो जाएगा 2n1 बराबर यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। तो भैया साइन सी हो गया, ये साइन सी। ठीक है, केवल इतना, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1, चूंकि लिख देंगे साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है भैया। तो यहां पर इतना हो जाएगा। या अब इसको अगर व्युत्क्रम के रूप में लिखना है तो हम इसको जब लिखेंगे तो ये 1/1n2 लिख सकते हैं और ये बराबर भैया साइन सी के है। ठीक है, साइन क्या है? सी के। या फिर इसको हम साइन सी बराबर अगर मतलब ये चीज 1 मिनट अगर हम लिख सकते हैं 1n2 बराबर लिखना चाहें भैया तो ये यहां चला जाएगा, ये 1/साइन सी के हो जाएगा। और यही क्या करना था भैया? हमको निकालना था और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, कि माध्यम का जो अपवर्तनांक है क्रांतिक कोण की ज्या यानी साइन का, देखिए व्युत्क्रमानुपाती है, तो भैया इसका ये व्युत्क्रमानुपाती ही है। हो गया ना? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया। चलिए आगे चलते हैं भैया अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है कि दर्पण के रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखिए। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? देखिए रेखीय आवर्धन आपके दर्पण में भी है, लेंस में भी है, ठीक है भाई। दर्पण में है तो वहां दर्पण शब्द प्रयोग कर लेना है, लेंस में है तो लेंस प्रयोग कर लेना है। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो भैया दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता मतलब रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से दर्शाते हैं। जैसे मान लेते हैं भैया यहां पर क्या है, ये दर्पण है, इसके सामने भैया यहां पर कोई वस्तु रखी है, तो भैया इससे चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं, और दूसरा है भैया जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है ऐसे निकल जा, ठीक है भैया, मतलब इसी से वापस आ जाएगी फिर से, ठीक। अगर हम देखें तो यहां प्रतिबिंब बन रहा है और ये वस्तु है, तो जितना प्रतिबिंब की लंबाई होगी उस और ये वस्तु की लंबाई होगी ओ, इसका अनुपात ही कहलाता है रेखीय आवर्धन। क्या कहलाता है भैया? रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है भैया? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और भाई वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात हम यूं कह सकते हैं भैया ये m बराबर क्या हो जाएगा? I/O हो जाएगा। तो यही आपका मेन फार्मूला हो जाता है। अब इसको कई तरीके से लिखते हैं, ये भी फार्मूला होता है, या फिर एक चीज और, चूंकि m बराबर भैया m बराबर -v/u भी होता है, ठीक है, दर्पण के लिए m बराबर -v/u भी होता है। और इस पे भैया न्यूमेरिकल भी बनते हैं जब गुना गुनी वाला देता है कि 2 गुना भाई वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है 2 गुना बड़ा, ऐसे। अब यूं कह सकते हैं कि अब भैया सब m बराबर I/O बराबर -v/u, यानी ये सब क्या है आपस में बराबर होते हैं, ठीक है भैया। तो ये क्या हो जाएगा? रेखीय आवर्धन हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण क्या है और वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल सा है। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं भैया? ध्यान से समझना, वर्ण मतलब रंगों का या कलर, है ना, विक्षेपण का मतलब फैलना या छितराना। तो वर्ण विक्षेपण क्या है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है, अर्थात प्रकाश अपने अवयवी रंगों में अलग अलग हो जाता है। क्योंकि श्वेत रंग जो प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो उसमें 7 रंग इन्वॉल्व होते हैं। तो वही चीज है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो भैया वो अपने अवयवी रंगों में वियोजित हो जाता है और इससे 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे परिभाषा, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, जिससे 7 रंगों की एक पट्टी बनती है। इस घटना को ही भैया वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। मतलब यूं कह सकते हैं कि भैया पदार्थ का अपवर्तनांक ही वर्ण विक्षेपण का कारण होता है। हर एक पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग, भाई हीरे का अलग है, जल का अलग है, कांच का अलग है, तो सब का अपवर्तनांक भैया क्या मतलब वायु का अलग है, तो अलग अलग होता है। इसी के कारण वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, ठीक है। जैसे भाई एक जैसे प्रिज्म है, ठीक, और प्रिज्म से हमने क्या किया? श्वेत प्रकाश को गुजारा। यहां से मान लेते हैं भैया कि जैसे क्या है, श्वेत प्रकाश को गुजारा जा रहा है। अब गुजरने के बाद मान लेते हैं भैया ये क्या है? अब देखिए यहां पर अब मान लेते हैं कि भैया क्या है, यहां 7 रंगों की पट्टी बन रही है, ठीक है।
तो जैसे यहां पर अगर देखें तो भैया 7 रंगों की पट्टी बन रही है, ये श्वेत प्रकाश है, ठीक, ये मान लेते हैं सोर्स है, लाइट सोर्स। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से ये गुजारा जा रहा है तो 7 रंगों की पट्टी बन रही है, जिसमें भैया सबसे नीचे क्या होता है, वायलेट यानी बैंगनी या जामुनी, फिर मतलब इंडिगो ये मतलब जामुनी होता है, नीचे बैंगनी फिर जामुनी, फिर उसके बाद बी यानी ब्लू, नीला। 1 मिनट, ये शायद सही से कलर नहीं दिख, ले लेते हैं हम। देखिए सबसे नीचे वी होता है, फिर आई इंडिगो जामुनी, फिर बी ब्लू नीला, फिर उसके बाद जी ग्रीन यानी हरा, फिर उसके बाद वाई येलो पीला, फिर उसके बाद ओ और मतलब और ये ऑरेंज होता है नारंगी, फिर उसके बाद रेड लाल। तो भैया यही क्या है, 7 रंगों की एक जो पट्टी बन रही है, ठीक है, ये 7 रंगों की यहाँ एक पट्टी बनती है, वही भाई क्या ये घटना ही कहलाती है वर्ण विक्षेपण। और रंगों का जो क्रम होता है, रंगों का क्रम याद रखना, क्योंकि बहुविकल्पी में बहुत पूछता है भैया, क्या होता है रंगों का क्रम, विबग्योर, विबग्योर, ठीक है। तो विबग्योर ये रंगों का क्रम होता है, ठीक, जिसको हिंदी में कहते हैं बैजनी हपी नाला, क्योंकि वैलेट मतलब क्या है बैगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, फिर ग्रीन हरा, फिर पीला है, फिर उसके बाद नारंगी, फिर लाल, जिसमें सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण भैया बैंगनी का होता है, ठीक है। इसी कारण आकाश का नीला मतलब दिखाई पड़ता है, नीले रंग का, ठीक है। और सबसे कम जो विचलित होता है भैया वो लाल होता है, ठीक, बट लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं भैया, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है कि जब श्वेत प्रकाश को एक पतले प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी कोणीय विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण जो पीला होता है के लिए विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, और इसको भैया ओमेगा से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ओमेगा बराबर होता है बच्चों क्या चीज, थीटा अपान ये लेमडा ये वाई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भैया, तो ओमेगा क्या है, तो ये है ओमेगा वर्ण विक्षेपण क्षमता, थीटा क्या है कोणीय मतलब विक्षेपण है, कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय विक्षेपण, और ये डेल्टा ये जो है डेल्टा वाई क्या है, तो भैया ये पीले रंग के लिए विचलन कोण है, डेल्टा विचलन होता है वाई येलो यानी पीला, ठीक है। अब चूंकि यहां से ये चीज ध्यान देना, क्योंकि भैया थीटा बराबर होता है एन वी माइनस एन आर और इंटू ये होता है, और ये भैया आपका हो जाएगा विचलन कोण पीले के लिए, तो ये एन वाई माइनस का ये 1 होता है, ठीक है। तो यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो भैया ओमेगा बराबर भाई इसके स्थान पे एन वी माइनस एन आर, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये ए, और नीचे क्या हो जाएगा भैया एन वाई माइनस 1 है यानी पीले रंग का पूर्णांक -1, ठीक है, ये ए, तो भैया ये कट गया, तो यहाँ कोणीय भैया वर्ण मतलब कोणीय विक्षेपण जो क्षमता आ जाएगा तो हो जाएगा एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1, ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है। इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है, याद रखना बच्चों, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है। एन वी क्या है भाई, ये जो एन वी है एन आर है और उसके बाद एन वाई है, ये है क्या, तो अगर हम बात कर लें तो ये क्या है, तो एन वी जो होता है तो भैया बैंगनी रंग का अपूर्णांक, बैंगनी के लिए अपूर्णांक, बैंगनी के लिए अपूर्णांक, ये क्या है भैया लाल रंग के लिए अपूर्णांक, ये क्या है पीले रंग के लिए अपूर्णांक, ठीक है, इनको भैया अच्छे से समझ लेना। चलिए तो समझ में आ गया कि वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। अगर यहीं पर केवल कोणीय
वर्ण विक्षेपण कहता है या कोणीय विक्षेपण, तो भैया क्या होता है कि बैगनी रंग के लिए और लाल रंग के बीच, मतलब बैगनी और लाल रंग की किरणों के बीच का जो भैया कोण बनता है वो होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करना। यानी हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है? देखिए हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया भैया, प्रकाश तरंगों को, ठीक, प्रकाश मतलब तरंगों से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसको हाइगेंस का तरंग संबंधी सिद्धांत कहा जाता है। देखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में चलता है, और ये जो तरंगे हैं भैया प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से ही चलती हैं। हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिकों का यह मानना था कि तरंगों के चलने के लिए भैया माध्यम की आवश्यकता है, ठीक है, माध्यम की, यानी उस टाइम वैज्ञानिकों का माना जाता था कि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर को भाई क्या है, एक माध्यम माना था, तो ईथर की कल्पना की और यह माना कि ईथर लगभग भारहीन है, अतः यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है और इसका घनत्व तो बहुत ही कम है तथा इसकी प्रत्यास्थता भी बहुत अधिक है। इसी कारण से प्रकाश तरंगे ईथर में बहुत अधिक वेग से चलती हैं, ठीक है। और जब ये तरंगे भैया किसी वस्तु से परावर्तित होती हैं तो हमारे आंखों की रेटिना पर गिरती हैं, जिसके कारण वो वस्तु हमको दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये हो जाता है हाइगेंस का तरंग संबंधी सिद्धांत कि हाइगेंस ने प्रकाश को तरंगों की तरह किस तरह में प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए हो गया ना भैया, आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यतिकरण क्या है और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले। व्यतिकरण क्या होता है कि जब भाई क्या होता है, दो तरंगे, जब दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में किसी स्रोत से आगे की तरफ संचरित होती हैं, तो जब वो क्या है भैया अध्यारोपित होती हैं, तो यही घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण। जैसे मान लेते हैं एक तरंग ऐसे चल रही है भैया और दूसरी भी क्या है, दूसरी भी ऐसे चल रही है, तो ये ओवरलैपिंग कर रही हैं, अध्यारोपित हो रही हैं, तो यही घटना क्या कहलाएगा भैया, व्यतिकरण। अब व्यतिकरण के लिए बच्चों आवश्यक शर्तें क्या है, अर्थात व्यतिकरण की घटना कब होगी, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। पहला, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, मतलब उनके बीच कलांतर कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। दूसरा है दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्ध्य के मान भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तीसरा भैया कि व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, ठीक है। और अगला है कि प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, यानी प्रकाश स्रोत पास पास होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है कि प्रकाश स्रोत संकीर्ण होना चाहिए, यानी बहुत पतला होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर इतनी सारी भाई शर्तों को लागू करता है तब जाकर के व्यतिकरण की घटना होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है, विवर्तन क्या है और विवर्तन के लिए भी आवश्यक शर्त बताना है। देखिए विवर्तन घटना क्या होती है, विवर्तन का मतलब ही होता है कि मतलब तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश का मुड़ जाना। देखिए जैसे मान लेते हैं कि कोई एक अवरोध है या रोधक, मान लेते हैं ये छिद्र है और यहां पर भैया कोई ये प्रकाश स्रोत है, क्या है, जैसे प्रकाश स्रोत है, अब प्रकाश की किरणें जैसे इस पे चल रही हैं, तो जब ये क्या है भैया किनारों पर पड़ती हैं तो ये आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं, क्या है भैया, आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं, ठीक। तो ये जो मुड़ने की घटना होती है यही घटना कहलाती है व्यतिकरण, क्या कहलाती है, सॉरी विवर्तन कहलाती है, ठीक। तो विवर्तन की परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट अथवा हमने बताया ना छिद्र अथवा कोई मतलब अवरोध, ठीक है, तो स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वह स्लिट अथवा अवरोध के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। भी आपने घटना देखा, ठीक है। तो इस घटना को ही भैया प्रकाश का विवर्तन
कहते हैं। विवर्तन के लिए बच्चों आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली शर्त है कि विवर्तन के लिए स्लिट अथवा अवरोध का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक है भाई, यही इसकी शर्त है। मतलब इसकी शर्त में यही है कि विवर्तन के लिए भैया जो स्लिट अथवा जो रेखा छिद्र होता है, जिसे अवरोध भी कह लें, इसका जो है भाई, इसकी जो कोटि है वो तरंग दैर्ध्य की कोटि के लगभग बराबर होना चाहिए। ठीक है, लगभग क्या, बराबर ही होना चाहिए, तभी जाकर के विवर्तन की घटना होगी। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है भैया, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है? जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को ही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जैसे समझिए भैया, फिगर के माध्यम से मान लेते हैं, जैसे कोई धातु की सतह है, ये क्या है, कोई धातु की सतह है। जब इस पर क्या होता है कि जैसे किसी एक निश्चित आवृत्ति का कोई प्रकाश इस पर आपतित हो रहा है, और आपतित होने के बाद भैया क्या हो जाता है, इस धातु की सतह, क्योंकि धातु की सतह गर्म होगी, गर्म होने के बाद ही भैया जो ये ऊर्जा भाई ये फोटान के रूप में चलता है, जिसकी ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। जब इस पर आपतित होता है तो धातु की सतह पर जैसे ही आपतित होता है, इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, ये उत्सर्जन होने लगता है। तो ये जो घटना होती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने की जो घटना कहलाती है, वही है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव। देखा होगा आपने गर्मी के टाइम में रेल की पटरियों को, देखिए भाई, जब सनलाइट अर्थात जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, आपतित होता है, तो ऐसा लगता है कि आग की लपटें निकल रही हैं, क्योंकि धातु गर्म होगा, उसके बीच जो भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, एक दूसरे से भाई टकराने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। तब जाकर के भैया ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। चलिए देख लिया भैया, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भैया कि प्रयुक्त प्रतीकों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखना है। कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखना है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है बच्चों? समीकरण होता है हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, अर्थात या फिर हम एच कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट। ये प्रकाश क्या, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है। क्या होता है भैया? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है। इसका डेरिवेशन वगैरह सब चीज बताया ही गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें सब चीज का भैया मतलब m क्या है, फिर उसके बाद ये v मैक्सिमम क्या है, h क्या है भैया, न्यू क्या है और न्यू नॉट क्या है। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें m क्या है, तो m होता है भाई कण का द्रव्यमान, तो ये द्रव्यमान को बताएगा। v मैक्सिमम क्या है, तो अधिकतम वेग है, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, ये अधिकतम वेग को बताएगा। ठीक है, h क्या है, प्लांक नियतांक है। क्या है भैया? प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक। न्यू क्या है भैया, तो न्यू है ये फोटान की आवृत्ति, फोटान की आवृत्ति है। ठीक है, न्यू नॉट क्या है, तो देहली आवृत्ति इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति कहा जाता है। तो ये सैंबल के साथ इनको याद रखना बेहद जरूरी है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना? चलिए
आगे चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भाई परमाणु की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक की परिभाषा देना है आपको। देखिए परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या होता क्या है, तो भी समझते हैं एक सिंबल के माध्यम से। जैसे हम एक सिंबल बना लेते हैं, एक सिंबल बना लिया, ये बड़ा से एक्स। अब यहां पर भैया ध्यान से समझना, और ये है, ठीक है। तो अब देखिए कोई भी चीज इस तरह से लिखा हो, जैसे सोडियम 11 और 23 लिखा है, तो ये द्रव्यमान संख्या होता है, और ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। इसी को प्रोटॉन बोलेंगे, इसी को इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो किसी परमाणु के नाभिक मतलब किसी भी परमाणु में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या है वही क्या है? परमाणु क्रमांक। ये क्या होता है भैया? परमाणु क्रमांक। और ये क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान या संख्या या परमाणु भार। ठीक है, तो यह याद रखना कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, क्योंकि भैया यही क्या है? प्रोटॉन को भी बताता है, और यही परमाणु क्रमांक, यही इलेक्ट्रॉन भी आप कह लें। ठीक है, अब उसके बाद द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों का जो द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान संख्या। न्यूक्लियान में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है, सॉरी मतलब हाँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो भैया परमाणु क्रमांक में क्या लिखेंगे? किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक, या फिर हमने बताया कि प्रोटॉनों की संख्या को भी परमाणु क्रमांक कहते हैं। आगे लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो वही चीज आप चाहे यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिख दें या प्रोटॉनों की संख्या को। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या है? तो परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। मतलब भैया अगर परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या निकालना है तो ये P प्लस N होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या Z प्लस N भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। ठीक, आई बात समझ में? तो ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है समस्थानिक। क्या है भैया? समस्थानिक समभारिक तथा सम न्यूट्रॉनिक को उदाहरण सहित समझाना है। यह भी बड़ा लाजवाब सा और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समस्थानिक क्या होता है भैया? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो या परमाणु क्रमांक समान हो, उन्हें अपन क्या कहेंगे? समस्थानिक कहते हैं, या इन्हीं को समप्रोटॉनिक भी कहा जाता है। समझ में आया? तो किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु जो क्रमांक हो वो समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, तो भैया उन्हें समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक कर देते हैं 1H1, 1H2 और 1H3। तो भैया अगर देखें सब में परमाणु क्रमांक 1-1 है लेकिन परमाणु भार 1, 2, 3 है, तो इसको बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम ये होता है ड्यूटीरियम। क्या होता है भैया? ड्यूटीरियम। और ये होता है ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हुए ना भैया। अगला है, और ये भी याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, 100% लिख कर ले लो भैया, आएगा आपका। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भाई समभारिक क्या होता है? तो अब नाम है समभारिक, जिसमें भार समान हो। तो ऐसे परमाणु जिनमें क्या होते हैं, मतलब ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अब की अलग अलग हो, तो वो समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक। अब परमाणु भार अब की बार समान हो। अब इसके एग्जांपल में बात कर ले, जैसे एक हीलियम का ही ले लेते, मतलब एक हाइड्रोजन के समस्थानिक को ले लेते हैं और एक हीलियम का नाभिक ले लेते हैं। ठीक है, एक हीलियम का हम नाभिक ले लेते हैं भैया। अगर आप देखें
तो भैया इसमें क्या है भाई, परमाणु भार यहां पर भी 3 है, यहां पर 3 है। इसी तरह से एक और भैया, ये इसी तरह से एक और जैसे ले लें कि भाई कार्बन का भी होता है, कार्बन आपका 6 होता है, कार्बन का भी एक होता है संभारिक 14, और उसके बाद नाइट्रोजन तो भैया आपका 14 होता ही है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो तो 14 होता ही है। तो यहां पर भी देखें तो परमाणु भार कितना है, 14 14 है, यहां 3 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समभारिक कहलाएगा। क्या चीज कहलाएगा भैया, समभारिक, क्योंकि परमाणु भार समान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं अब सम न्यूट्रॉनिक। क्या है सम न्यूट्रॉनिक, क्या है, तो भैया नाम से ही जाहिर हो रहा है सम न्यूट्रॉनिक। तो ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर भैया क्या हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। जैसे अगर बात कर लें बच्चों, जैसे एक ले लेते हैं लिथियम 3, और ये कितना होता है 7, उसके बाद बेरिलियम 4 और ये 8। तो अगर यहां पर देखें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, इनमें भैया न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है, तो भैया न्यूट्रॉन की संख्या निकलती कैसे, तो भैया 7 में से 3 घटाएंगे 4, 8 में से 4 घटाएंगे 4, तो न्यूट्रॉन कितना आया 4, तो ये सम न्यूट्रॉनिक हो गया। इसी तरह से जैसे एक और एग्जांपल लेना चाहें भैया, तो भैया जैसे सोडियम 11 हो गया, परमाणु भार 23 होता है। मैग्नीशियम 12 होता है भैया, परमाणु भार कितना होता है 24 होता है। तो अगर यहां पर देखें तो इनमें भी तो भैया न्यूट्रॉन समान है, तो भैया परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटाते हैं तो न्यूट्रॉन निकलता है। तो 23 में से 11 घटाएंगे तो भैया ये 12 हो जाएगा, यहां पर 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है ना, चलिए चलते हैं आगे भैया, जल्दी पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं भैया नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय विखंडन है क्या है, उदाहरण सहित समझाना है। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, देखिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन इस चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिनट भाई, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए भैया, नाभिकीय विखंडन, देखिए विखंडन होता क्या है कि जब किसी भारी नाभिक पर, कोई भारी नाभिक हो, उस पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाए या न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाए तो वो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आई बात समझ में, सिंपल सा भी है कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार या बमबारी की जाती है तो वह 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में, छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। इस घटना को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, और 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, याद रखना। ठीक, तो देखिए नाभिकीय विखंडन के जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि भैया एक यूरेनियम का नाभिक है, यूरेनियम 92 235, इस पे भैया हम क्या कर लेते हैं, और एक न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, बौछार करते हैं। तो ये भाई जैसे मान लेते हैं कि बेरियम के हल्के नाभिक में टूट गया एक और 144, और प्लस जाकर के भैया ये क्रिप्टॉन के एक हल्के नाभिक में 36 और ये 89 में टूट जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर भैया ये 3 आपके जो बचते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन हो जाएंगे और प्लस अपार ऊर्जा निकलती है। ठीक, ये घटना ही क्या कहलाती है भैया, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन। तो ये यूरेनियम का क्या है, एक भारी नाभिक है यूरेनियम, और यहां पर भैया ये न्यूट्रॉन की बौछार की जा रही है बच्चों, और यहां ये बेरियम के नाभिक में टूट रहा है,
और ये भैया क्रिप्टॉन के, ठीक है, और यहाँ अपार ऊर्जा निकल रही है। तो ये घटना क्या कहलाएगी? इस घटना को कहेंगे नाभिकीय विखंडन। क्या कहेंगे भैया? नाभिकीय विखंडन कहेंगे। आई बात समझ में? तो जब किसी भारी नाभिक पर मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस घटना को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला टॉपिक क्या है? नाभिकीय संलयन। अब देखिए, विखंडन में होता है टूटना, संलयन में होता है जुड़ना। नाभिकीय संलयन क्या होता है भैया? कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी 100 में 100% पूछा जाने वाला है भैया। ये 100% गारंटी लेते हैं हम इस बात की, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? तो हमने बताया ना कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर, जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन के दो समस्थानिक, ठीक, जैसे ड्यूटेरियम के भैया दो हल्के नाभिक जुड़ रहे हैं और ये क्या करते हैं, एक भारी नाभिक भैया, जैसे क्या करते हैं, ये एक ट्राइटियम के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और ये प्रोटियम का एक हल्का नाभिक बन रहा है। ठीक है, तो ये बन जाता है। उसके बाद फिर से ये पुनः कि ये क्या होता है, जो ट्राइटियम होता है ये फिर से ड्यूटेरियम के हल्के नाभिक से भैया ये क्या करता है, जुड़ करके ये क्या बना देता है, हीलियम का एक भारी नाभिक बना देता है। ठीक है, हीलियम का एक नाभिक बना देता है। ठीक, और उसके बाद यहां पर ये क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन, तो और यहां पर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है भैया। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये घटना हो जाएगी नाभिकीय संलयन, जिसमें आपने देखा। ठीक, ये क्या हो गया भैया, यहां पर क्या है भैया, हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक पहले मिल रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के दो यहां पर नाभिक हैं, तो ये क्या है भाई, ड्यूटेरियम के हल्के नाभिक मिल करके, ये ड्यूटेरियम के नाभिक हैं। ठीक, और ये मिल करके क्या है भैया, क्या है, ट्राइटियम का नाभिक बना रहे हैं। किसका? ये ट्राइटियम का नाभिक बना रहे हैं। और जब ये फिर से भाई हाइड्रोजन के समस्थानिक से ड्यूटेरियम से क्रिया करता है तो ये हीलियम का नाभिक बन रहा है, हीलियम। और ये घटना होती कहां है, तो नाभिकीय संलयन की जो घटना होती है भैया सूर्य में होती है, याद रखना। तो पूछता है कि कोई एक प्राकृतिक उदाहरण दीजिए, तो सूर्य नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और जबकि परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। हो गया भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि अवक्षय परत क्या होता है। देखिए भैया, पीएन संधि के दोनों ओर वह परत या फिर वह स्थान या वह भाग कह सकते हैं जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं होती है, उस क्षेत्र को ही कहते हैं अवक्षय परत। जैसे भाई एक फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए अब जैसे ये पर भैया ये क्या है, मान लेते हैं कि ये क्या है भैया, पी क्षेत्र है और ये क्या है, एन क्षेत्र है। ठीक, पी क्षेत्र में भैया आवेश मतलब पी क्षेत्र में क्या होता है, बहुसंख्यक कोटर होता है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होता है।
तो भैया जैसे अब ये कोटर होते हैं तो ये इधर पीएन संधि की तरफ भागते हैं और इलेक्ट्रॉन भी पीएन संधि की तरफ भागते हैं। तो यही जो भाग है इसी को बोलते हैं पीएन जंक्शन अर्थात पीएन संधि कहते हैं। तो इस वाले क्षेत्र में इतना जो भाग आपको दिख रहा है, इतना भाग भैया ये यहां से यहां तक भाग जो होता है, इसमें जो चलनशील आवेश वाहक होते हैं ये आकर के निष्क्रिय हो जाते हैं, अपने अस्तित्व खो देते हैं। ठीक है, तो इस वाले भाग को ही क्या कहा जाता है, इस वाले भाग को ही कहते हैं अवक्षय परत। क्या कहते हैं भैया, अवक्षय परत कहते हैं। तो भैया क्या हो, हमने बताया ना कि जैसे भाई क्या बताया कि पीएन संधि डायोड के दोनों तरफ भाई वह क्षेत्र जहां पर चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति क्या होती है भैया, नहीं होती है। क्योंकि इसमें हमने बताया ना पी में कोटर होगा, ये प्रमुख मतलब अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, जबकि क्या होता है, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होता है, अल्पसंख्यक कोटर होते हैं। ठीक है, ये चीज। तो ये दोनों संधि की तरफ चलते हैं वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, फिर आकर के यहां पर भाई इस क्षेत्र में अपना अस्तित्व खो देते हैं। तो वो क्षेत्र ही क्या कहलाएगा, अवक्षय परत, यानी यहां पर इनका क्षय हो जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की एक क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भैया इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। हो गया बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं भैया। हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं लिखना है आपको। नाभिकीय बल होता क्या है, ध्यान से समझना भैया, बड़ा ही लाजवाब सा ये भी टॉपिक है। ठीक, जैसे भैया मान लेते हैं कि कोई ये नाभिक है और नाभिक के अंदर जो एक सूक्ष्म सघन क्षेत्र होता है, जिस ठीक मतलब ये परमाणु है, परमाणु के अंदर ये सूक्ष्म जो सघन क्षेत्र होता है इसी को नाभिक बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। यही भाग क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता भैया, नाभिक कहलाता है। तो नाभिकीय बल क्या होता है, तो भैया किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित वह बल या नाभिक में लगने वाला वह बल जो क्या करता है भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसके योग को न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, मतलब बांध कर रखता है बच्चों, वो क्या कहलाएगा भैया, मतलब उस बल को ही कहते हैं नाभिकीय बल। आई बात समझ में। हमने क्या बताया कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित वह बल जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है, उस बल को ही कहते हैं नाभिकीय बल। ठीक है, तो परिभाषा, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित वह बल जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। अब देखेंगे नाभिकीय बल की विशेषताएं। नाभिकीय बल की विशेषताएं क्या है भैया, पहला, ये बल अत्यंत तीव्र आकर्षण बल होते हैं। ये तीव्र आकर्षण बल होते हैं, तभी तो भैया एक दूसरे को बांधे रखते हैं। इन बलों की तीव्रता बहुत अधिक होती है। ठीक, यही कारण है ये सघन क्षेत्र होता है। अगला है कि ये बल विद्युत बल नहीं होते हैं, और नेक्स्ट है कि ये बल आवेश पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया नाभिकीय बल के मतलब बल की विशेषताएं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लिखिए। ठीक है, ये भी कभी कभार आ जाता है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है। तो आइंस्टीन के अनुसार भैया सभी पदार्थों में उनके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। आइंस्टीन ने यह बताया कि इस भाई अगर बात इस ब्रह्मांड में प्रत्येक कण में उसके द्रव्यमान के कारण भी
ऊर्जा होती है। और इस ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए इन्होंने एक समीकरण दिया जिसको आइंस्टीन का समीकरण कहा जाता है। ये समीकरण है भैया E बराबर mc²। क्या है बच्चों? E बराबर mc², यही समीकरण है। जहां पर अगर हम बात कर लें E क्या है, M क्या है, C क्या है, तो भैया E क्या है, तो E ऊर्जा को बताएगा, ठीक है। M क्या है, कण का द्रव्यमान, और भैया C क्या है, प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भैया इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना बच्चों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।